Yes, today's lecture for BSc AG Honors Part Second. The topic of today's lecture is objectives of primary tillage यानी प्रारंभिक भूपरिष्करण के उद्देश्य. Next, yesterday we have discussed about the tillage and its kinds of tillage. Now, today we have with the objectives of primary tillage. खेती में बीज बोने के लिए खेत की तैयारी एक प्रमुख क्रिया है. खेतों की तैयारी में प्रथम स्थान खेत की जुताई का है. जुताई के द्वारा खेत में उचित वायु संचार, आर्द्रता व ताप को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखकर बीज के अंकुरण व पौधे की वृद्धि के लिए भूमि में अनुकूल वातावरण पैदा किया जाता है. भूपरिष्करण के द्वारा जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो निम्न हैं. नंबर 1, मृदा में जल धारण की क्षमता को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो भूमि की बढ़ती है जुताई करने से. जुताई के द्वारा मिट्टी के कणों को बारीक बनाया जाता है. बाद में इसके ऊपर पाटा चला कर मृदा में नमी को सुरक्षित रखते हैं. बारीक मृदा के संपर्क में बीज आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए नमी प्राप्त कर लेते हैं. खेतों में ढेलेदार मिट्टी के संपर्क में बीज नहीं आ पाते, उनका अंकुरण भी संभव नहीं होता जब तक नमी बीज के संपर्क में नहीं आती. ढेलेदार मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं रुकती. बारीक कणों में मृदा के अधिक जल का शोषण कर सकती है और अधिक समय तक उसको होल्ड यानी अपने अंदर समा सकती है. अधिक बारीक कण मृदा की जुताई में करना भी मृदा संरचना के लिए हानिकारक है. यानी मोर टिल्थ जो है वो भी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि उसके भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं. मृदा संरचना के नष्ट होने से पौधे की वृद्धि भी अच्छी नहीं हो पाती. खेत की तैयारी फसल की किस्म विशेष रूप से फसल के बीजों के आकार पर निर्भर करती है. छोटे बीज को बोने के लिए अधिक जुताई व बड़े आकार के बीजों को बोने के लिए कम जुताई की आवश्यकता हो सकती है. कुछ खास करके जैसे अनाज वाली फसलें, बाजरा, ज्वार, इनके लिए कोई ज़्यादा नहीं कर पड़ती. जबकि आपकी पेडी है, शुगर केन है, इस तरह की फसल को जुताई करने के लिए अच्छी भूमि की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है. नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव है, मृदा में वायु का संचार, एरेशन इन द सोइल इटसेल्फ. मृदा में उचित वायु संचार को बनाए रखना भी भूपरिष्करण पर ही निर्भर करता है. मृदा में वायु मृदा रंध्रों यानी जो पोर्स, सॉइल पोर्स जिनको कहते हैं, में पाई जाती है. इन्हीं रंध्र कूपों में मृदा जल भी होता है. अधिक बड़े रंध्र कूपों में वायु अधिक व वायु का संचालन अधिक होता है. खेत की जुताई करके मृदा कणों को इस आकार का बनाया जाता है कि छोटे छोटे मृदा कण आपस में मिलकर कणों की समूचे रचना तैयार कर लें और पोर स्पेस जो है बन जाए, जिससे पौधे को या पौधे की जड़ों को आवश्यकता अनुसार नमी एवं आवश्यक तत्व आसानी से मिल सके और जो है जड़ें की वृद्धि भी सुचारू रूप से हो जाए. नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव है, मृदा कटाव को रोकना. इरोजन जो प्रॉब्लम होती है, सॉइल इरोजन को रोकना. जिन भूमियों की जुताई होती रहती है उनमें कणों को के समुच्चय बन जाते हैं. रंध्रकूपों का आकार बड़ा हो जाता है. रंध्रकूपों का आकार बड़ा होने के कारण मृदा में जल का नीचे की ओर संचार यानी पेनिट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन जो है, पेनिट्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन दोनों ही रेट जो है बढ़ जाती हैं. और जैसी वर्षा होती है, पानी बह कर के बाहर नहीं जा कर के, और थोड़ा बहुत बहता है तो उसके लिए मेड़बंदी वगैरह कर देते हैं, जिससे भूमि का कटाव रोका जाता है. 4th ऑब्जेक्टिव, खरपतवारों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय द वीड्स. खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत को जोतना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है. ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी टिलेज के ऑब्जेक्टिव है. जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना आवश्यक है, जिससे खरपतवारों को नट या ट्यूबर ऊपर की सतहों में आकर के धूप या जीव जंतुओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं. पौधे के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज़, पैरासाइट्स जो भी हैं, उनको टिलेज की क्रिया प्रभावित करती है.
अनेक कीट पतंगों और उनके लार्वा आदि जुताई के समय भूमि के ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये कीट पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं और या तेज़ धूप से नष्ट हो जाते हैं। जुताई करते समय बहुत से कीट नष्ट हो जाते हैं और उनके पोषण के स्थान को भी, यानी उनके जो लार्वा जहाँ रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब, वो टिलेज करने से, डिस्टर्ब होने से वो अधिक फैलते नहीं। फसलों के कुछ हानिकारक रोगाणु जैसे फफूंद है, बैक्टीरिया आदि जो मृदा के गले सड़े जैविक पदार्थों या शस्य अवशेषों पर पनपते रहते हैं, जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और ये फसल उत्पादन के लिए एक लाभदायक ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य है। नंबर 6 जो ऑब्जेक्टिव है, मृदा में जैविक पदार्थों का मिलाना। जो बायो इंग्रेडिएंट्स हैं या क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनको यदि हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो वो भूमि में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। गोबर या कंपोस्ट खाद को खेतों में ढेरों के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए और उसको टिलेज ऑपरेशन या लेवलिंग करते समय भूमि में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उनके पौधे की जड़ों के पास जो आवश्यक तत्व मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। अतः जैविक खादों को भूमि पर बिखेर कर शीघ्र ही टिलेज यानी जुताई द्वारा खेत में मिला देना आवश्यक होता है, या हरी खाद व फसलों के अवशेषों को भी मृदा में मिलाना, और वो टिलेज हैरोइंग या डीप प्लोइंग के द्वारा होता है। अब जुताई से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे लैंड क्लियरिंग, भूमि की सफाई, खेत की तैयारी करने से पूर्व भूमि के ऊपर जैसे कि झाड़ियाँ हों या पुरानी फसल के अवशेष हों, खरपतवार हों, उनको अच्छी तरह से साफ सफाई कर देनी चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन, फसल से समय पर जुताई कर खरपतवारों को निकालना स्पष्ट जुताई कहलाता है। जिस मतलब पूरी तरह से केवल जुताई का ही काम हो वो स्पष्ट कल्टीवेशन कहलाती है या क्लीन कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन, खड़ी फसल के अंदर निराई गुड़ाई, होइंग, वीडिंग जिसको बोलते हैं, या आपकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, ये भी एक तरह से इंटर कल्टीवेशन है। खास करके कपास में जब खड़ी फसल में जो है ट्रैक्टर से बीच में होइंग करते हैं, वो इंटरकल्चर ऑपरेशन कहलाता है या इंटर कल्टीवेशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप टिलेज, भूपरिष्करण की वजह भूमि को आइसोलेट पट्टियों में बांट करके, जैसे स्ट्रिप्स में पहाड़ी क्षेत्र में खास करके पहाड़ों में ढाल के अनुसार अलग अलग पट्टियां बना देते हैं, ये स्ट्रिप टिलेज कहलाती है। गहरी जुताई, डीप प्लोइंग, मोल्ड बोल्ड प्लो से जो गहरी जुताई की जाती है उसको डीप प्लोइंग। ले बाई, खड़ी फसल में या फसल वृद्धि के लिए अवस्था के लिए जिस पर जो जुताई करते हैं खास करके कॉटन में, उसको ले बाई टिलेज करते हैं। ये इस तरह की कुछ डेफिनेशन है। अब जुताई करने का समय क्या है, फिर उसकी डेप्थ, जुताई की गहराई हम क्या लेते हैं, क्या लेनी चाहिए, ये मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि जुताई का समय, भूमि जब भी फसल हम लें, खास करके ये दो बातों पर निर्भर है। हमारे पास सिंचाई के साधन क्या हैं। यदि सिंचित है तो जब फसल लेंगे उससे 10 या 15 दिन पहले उस भूमि को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें, हैरोइंग, डीप प्लोइंग या लेवलिंग से। और यदि हमारे पास सिंचित नहीं, वर्षा पे आधारित है, उस स्थिति में जो है समय मानसून आने से 15 से 20 दिन पहले उसमें जो है गोबर की खाद, कंपोस्ट जो भी है उसमें छिड़काव कर दें। उसके बाद उसकी हैरोइंग या डीप प्लोइंग या लेवलिंग जो करें, और बरसात आने से पूर्व ये सारी क्रियाएं हो जाए, तो बरसात आते ही हम उसमें, क्योंकि जो वर्षा का जल है वही फसल के लिए मुख्य सोर्स है असिंचित क्षेत्रों के लिए। अब है जुताई की गहराई, डेप्थ ऑफ प्लो, ये कई बातों पर निर्भर करती है। फसल है, आपकी भूमि की प्रकार क्या है, किस्म क्या है, कौन सी किस्म है, टाल है या ड्वार्फ है, इस तरह से अलग अलग मृदा किस अवस्था में है, मृदा की क्या है, मटियार है या डोमट है या सैंडी है, उस स्थिति में हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सीड को नमी मिलने के ऊपर निर्भर करती है, तो ये कई चीज़ें जो है जुताई की गहराई पे
निर्भर करती हैं। कुछ जैसे एग्जॉस्टिव क्रॉप होती हैं, गन्ना है, कपास है, इनके लिए डीप प्लोइंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पैडी है, उसमें पडलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द सॉयल एंड क्रॉप। अब है द्वितीय परिष्करण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी टिलेज। दिस टाइप ऑफ objectives we have discussed in the next class. Thank you. Okay. जय हो।